ठीक है भाई, हमारा नया चैप्टर है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। नाम तो सुना ही होगा, है ना। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? करंट ऐसा करंट जो क्या करता है, बार बार डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, डीसी एंड एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और एसी की डायरेक्शन चेंज होती है, पीरियोडिकली चेंज होती है, ठीक है ना। एक फिक्स टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो ये ग्राफ है आपके पास, इसमें आपको एसी और डीसी आइडेंटिफाई करना है। देखो ये ग्राफ एसी है कि डीसी है? डीसी है। बताओ ये ग्राफ डीसी है, ओके। ये ग्राफ बताओ डीसी है। यहां पे करंट क्या था? कांस्टेंट। यहां पे करंट कांस्टेंट है क्या? इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल डीसी। डीसी है लेकिन वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब वेरिएबल डीसी है। ये डीसी है लेकिन, और ये क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं। ये बताओ ये डीसी है या एसी है? सोच समझ के बोलना, हो सकता है नोटबुक में गलत लिखा हुआ। बताओ एसी है, डीसी है? कैसे कह सकते हो? कौन कौन कह रहा है कि ये डीसी है? ओके, जैसे तुमने हाँ बोला था। अच्छा, क्यों है डीसी जनरेश? क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। क्या ये करंट की डायरेक्शन चेंज हुई क्या? पहले भाई पॉजिटिव था, बाद में भी पॉजिटिव ही है। क्या नेगेटिव हुआ कभी? पॉजिटिव मतलब एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है, नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेगेटिव हुआ क्या ये? नहीं, यानी कि ये क्या है? डीसी है, और क्या है? वेरिएबल डीसी है, और पीरियोडिकली वेरिंग डीसी है, ठीक है ना। एक फिक्स पीरियड के बाद इसका वेरिएशन हो रहा है, यस और नो? ठीक है। अच्छा ये बताओ ये डीसी है कि एसी है? डीसी है। कैसा डीसी है? ट्रायंगुलर हो गया। अच्छा वो बताओ एसी है। इसको एसी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना। ये बताओ एसी है, इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल एसी, क्योंकि ये साइन ग्राफ जैसी शेप क्या है, ठीक है ना, साइन वाली वैल्यू इसको फॉलो करता है। अच्छा एक और ग्राफ बना के देखते हैं। ये बताओ क्या ये एसी है? इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है? एसी है, ठीक है। AC has continuously changing magnitude and direction, therefore we use mean value of AC। क्या यूज करते हैं हम? mean value of AC। देखो भाई यहाँ पे AC की वैल्यू चेंज हो रही है। हमारा जो कमर्शियली यूज होता है, घरों में आता है, वो यही वाला AC होता है। बोलो इसकी वैल्यू फिक्स है क्या? वैल्यू फिक्स है? नहीं है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या लिखूं, कैसे बताऊं कि ये वाला एसी इतना है, क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करें इसको? हर बार ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, है ना। तो देखो ये इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, इसको आई नॉट बोल देते हैं या आई मैक्स बोल देते हैं, ठीक है। बोलो यहां से लेके यहां तक जो इसका टाइम है, जो यहां से यहां तक इसने टाइम लिया है, इसको कैपिटल टी बोलते हैं। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ एसी। क्या ये? टाइम पीरियड ऑफ एसी, ठीक है ना। बोलो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? एफ इज इक्वल टू 1/t कर देंगे, सही है। घरों में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है भाई? 50 हर्ट्ज। तो बोलो ये 50 हर्ट्ज, तो बोलो घरों में आने वाले एसी का टाइम पीरियड कितना होगा? 1/50 सेकेंड्स, सही है ना। F इज इक्वल टू 1/t, T इज इक्वल टू 1/f, सही है। वैसे डीसी को, सॉरी एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? AC हैज कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देयरफॉर वी यूज मीन वैल्यू ऑफ AC एंड RMS वैल्यू ऑफ AC टू डिस्क्राइब इट। इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसका वर्णन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक तो मीन वैल्यू और एक RMS वैल्यू। अच्छा करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ये। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको? चार्ज फ्लोन देता है, याद आया भाई। I इज इक्वल टू क्या? dq/dt। तो Q और T की स्लोप क्या देगी? करंट, और dt इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? dq इज इक्वल टू I dt। इंटीग्रेशन किया, क्या आया? डेल्टा Q इज इक्वल टू, बोलो इंटीग्रेशन I dt, मतलब I और T का जो ग्राफ है वो क्या दे रहा है आपको? चार्ज फ्लोन देगा, सही है। कोई भी दिक्कत है इसमें?
बिल्कुल सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो जो ये मीन वैल्यू ऑफ एसी है ना, इट इज एसोसिएटेड विद चार्ज। किससे एसोसिएटेड होती है भाई? चार्ज से एसोसिएटेड होती है। अच्छा ये बताओ, ये जो साइन वाला ग्राफ है, ये साइनसोइडल एसी वाला जो ग्राफ है, इसके बारे में बात करते हैं। ये बताओ, क्या यहां से लेके यहां तक ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, क्या ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है? फर्क क्या दोनों में, कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव की तरफ है। यहां पे करंट आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज इज फ्लोइंग दिस वे, और नेगेटिव का मतलब उससे ऑपोजिट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो बोलो यहां से लेके यहां तक नेट चार्ज कितना आ जाएगा फ्लो किया हुआ? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया। पहले आधी साइकिल के लिए चार्ज उधर जा रहा है, आधी साइकिल के लिए इधर आ रहा है, नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे कि नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हाफ साइकिल लेते हैं, यहां से लेके यहां तक स्टडी करते हैं। यहां से लेके यहां तक इसका एरिया निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक इसका एरिया निकालेंगे, दैट इज चार्ज फ्लो इन हाफ साइकिल। सही है। और वो क्या आ जाएगा हमारा, वो चार्ज डिवाइड बाय ये टोटल टाइम, चार्ज बाय टाइम क्या होता है? करंट। तो ये मीन वैल्यू ऑफ एसी आ जाएगा। सही है। अच्छा, फिर हम निकालते हैं आरएमएस। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं एसी की। ये एसोसिएटेड होता है हीट जनरेटेड के साथ। किसके साथ? हीट जनरेटेड के साथ। देखिए यहां से लेके यहां तक करंट फ्लो कर रहा है, यस और नो? तो चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो होने से इस साइकिल में कुछ हीट जनरेट हो रही होगी, यस और नो? जब करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जब करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो बताइए करंट जब पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हीट जनरेट हो रही है, जब नेगेटिव में कर रहा है तब भी हीट फ्लो हो रही है, मतलब हीट जनरेट हो रही है, यस और नो? तो पूरी की पूरी साइकिल में जितनी हीट, पूरी की पूरी साइकिल में जितनी हीट जनरेट कर रहा है ये एसी, इतनी ही हीट कितना डीसी करेगा? डीसी की उस वैल्यू को एसी की आरएमएस वैल्यू कहते हैं। समझ में आया? क्या बोला? जितनी हीट ये फुल साइकिल में जनरेट कर रहा है, मतलब 0 से कैपिटल टी टाइम तक, या 0 से लेट्स से 1 सेकेंड तक, इसने जो हीट जनरेट की है फुल साइकिल में, उतनी ही हीट जनरेट करने के लिए कितना डीसी चाहिए? दैट वैल्यू ऑफ डीसी इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। सही है। अच्छा, मीन वैल्यू किससे एसोसिएटेड है? मीन वैल्यू चार्ज से, ठीक है। हाफ साइकिल में कितना चार्ज भेजा? वैल्यू आ गई, क्यू बाय दिस टाइम कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि यहां से यहां तक इतने टाइम में इस हाफ साइकिल में जितना चार्ज भेजा गया है, उतना ही चार्ज भेजने के लिए जो डीसी करंट चाहिए, उस डीसी की वैल्यू को मीन वैल्यू ऑफ एसी कहते हैं। नहीं आई बात समझ? पूरी साइकिल में जितनी हीट जनरेट की, उतनी ही हीट जनरेट करने के लिए जो डीसी चाहिए, दैट उस डीसी की वैल्यू इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। और आधी साइकिल में इसने जो चार्ज भेजा है, उतना ही चार्ज भेजने वाले डीसी की वैल्यू को एसी की मीन वैल्यू कहते हैं। अभी कुछ क्लियर हो? ठीक है, आगे चलते हैं, अभी ये आगे आ जाएगा। ठीक है, मीन वैल्यू इज रिलेटेड टू चार्ज फ्लो, ठीक है, एंड आरएमएस वैल्यू इज रिलेटेड टू हीट जनरेटेड। ठीक है, ये हीट जनरेटेड से है और ये चार्ज फ्लो से रिलेटेड है। ठीक है, अब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्या होता है हमारे पास? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ या फिर वोल्टेज अक्रॉस द एसी सोर्स एट एनी टाइम, और ये इसकी वैल्यू है। क्या बोला? दिस इज ईएमएफ अक्रॉस एसी सोर्स या फिर वोल्टेज अक्रॉस द एसी सोर्स एट एनी टाइम, और इसकी वैल्यू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसका वेरिएशन कैसा है? साइनोसॉइडल है। ऐसे ही करंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट एट एनी टाइम इज इक्वल टू दिस। भैया इसको इसके साथ कैसे कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि इसका वेरिएशन साइनोसॉइडल है, साइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी वाला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं ओमेगा को यहां पे? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सही है। वैल्यू वही पुराने वाली, t इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सही है। एंड बोलो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय टी। ठीक है। अच्छा ये बताओ,
अपने यहाँ इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 50 रखो, कितना आ गया 100 पाई। सही है, कितना आया भाई 100 पाई। टाइम की वैल्यू रखोगे तो भी इतना ही आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, चले आगे। पक्का यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है ना सब कुछ? ठीक है, साइनोसॉइडल कर्व की बात कर लेते हैं। ये बताओ, कोई भी साइनोसॉइडल कर्व है, ऐसा कर्व है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है ये कौन सा एक्सिस है y, ये कौन सा एक्सिस है x, ठीक है। y एक्सिस पे मैंने किसकी वैल्यू लिखी हुई है बोलो? किसी भी क्वांटिटी की, जैसे मैंने ईएमएफ लिखा हुआ है या मैंने करंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिस विल बी प्लॉटेड अगेंस्ट y एक्सिस, और टाइम कहां है x एक्सिस के अलाउंग, ठीक है ना। तो यहां पे हो गया लेट्स से t, और यहां पे हो गया है a, कोई क्वांटिटी है। ये ईएमएफ भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलो इसका वेरिएशन साइनोसॉइडल था, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? a इज, या फिर मैं कहूं y इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू a नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। व्हाट इज a नॉट? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। नहीं आई बात समझ में? अगर मैं y एक्सिस पे कोई क्वांटिटी प्लॉट कर रहा हूं तो बोलो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? y नॉट या a नॉट, ठीक है। और कितने टाइम बाद वेरिएशन हो रहा है उसका? लेट्स से कैपिटल T टाइम के बाद वेरिएशन हो रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई बाय t। नहीं आई बात समझ? ठीक है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑन द ग्राफ। ये जो है ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। इसको क्या बोल देते हैं? एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू आल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये क्या है? ये जो ओमेगा टी है, देखो साइन के अंदर जो जा रहा है ये क्या होता है? एंगल। यहां पे हम एंगल को बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा बोलो, यहां पे ओमेगा टी की बजाय ऐसा भी हो सकता था, लेट्स से आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। ये पूरा का पूरा अभी भी क्या कहलाएगा? फेज ही कहलाएगा, ठीक है। दिस कंप्लीट इज नोन एज फेज। ये अभी भी पूरा का पूरा फेज है। व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 हो तो बोलो ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो फेज है, दिस इज इनिशियल फेज, ठीक है ना। इनिशियल फेज कहलाएगा। इनिशियल फेज की वैल्यू क्या होती है? ऑब्वियसली 5 के बराबर। क्लियर है बात? जब टाइम 0 है तो फेज कितना है? 5 के बराबर। बोलो वैल्यू कितनी है? i इज इक्वल टू आई नॉट साइन 5। कब? एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू भी निकाल सकते हैं अब आप, है ना। अगर 5 नहीं दे रखा, इनिशियल फेज नहीं दे रखा आपको, तो सिंपली क्या रह जाएगा? ओमेगा टी। इनिशियल फेज दे रखा है तो +5 हो जाएगा। सही है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरी की पूरी वैल्यू। क्लियर हो गई ये बात? अब बताइए, यहां पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। व्हाट इज द फेज? ओमेगा टी प्लस 5। व्हाट इज द इनिशियल फेज? 5। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? व्हाट इज द फेज? ओमेगा टी प्लस 5। व्हाट इज द इनिशियल फेज? व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? सही है। अगर इनिशियल फेज 30 डिग्री होता तो आप क्या लिखते? I इज इक्वल टू, सही है। अगर मान लो यहां पे 5 की वैल्यू होती 90 डिग्री, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह 90 डिग्री, 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा नहीं बनेगा, तो उसको आप कॉस थीटा की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है? पक्का? रिपीट करना है यहां तक कुछ भी? पक्का ना? ठीक है। ठीक है, नोट्स अपने रेगुलर रखने हैं आपको, ठीक है ना। हाँ, ये वही बात लिखी हुई है। ऑल्सो y को हम क्या लिख सकते हैं? a साइन ओमेगा टी प्लस 5, जैसे ये लिखा हुआ है, तो बोलो मैक्सिमम वैल्यू a मतलब एम्पलीट्यूड। दिस कंप्लीट इज नोन एज फेज। दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज, ठीक है। ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई f या फिर 2 पाई बाय t। f इज फ्रीक्वेंसी, कैपिटल T इज टाइम पीरियड, f मतलब फ्रीक्वेंसी, ये इसकी यूनिट होगी SI हर्ट्ज,
एंड इट इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का जो मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ये वही है। ठीक है, अच्छा और क्या है? हाँ ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ कवरिंग एंगल। अब ये इस एंगल वाली बात को समझते हैं। ये बताओ, आप लोगों ने साइन थीटा का ग्राफ तो देखा ही हुआ है, साइन एक्स का ग्राफ देखा है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ ही तो है देखा जाए तो। बोलो ये क्या है? एक्स की वैल्यू 0, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को बोल दो पाई बाई 2। 180 डिग्री यहां होगा पाई, यहां पे 270 यानी कि 3 पाई बाई 2, और यहां पे 2 पाई हो जाएगा। सही है। अब बताओ ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 2 पाई एंगल है, और इस 2 पाई एंगल को कवर करने में टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई बाई टी। 2 पाई एंगल कवर करने में टाइम कितना लगा? दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है बात? सर्कुलर मोशन में क्या होता था? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ कवरिंग एंगल। यहां पे भी ओमेगा क्या है? रेट ऑफ कवरिंग एंगल ही तो है, तो बात वही है, फॉर्मूले सेम है। ठीक है, बस थोड़ा सा मतलब बदल गया है कि यहां पे साइनोसॉइडल कर्व के लिए आ गया है। ठीक है, सर्कुलर मोशन और साइनोसॉइडल जो चीजें होती हैं उनका रिलेशन हमने एसएचएम में पढ़ा हुआ है, फेजर बोलते हैं उसको। क्या बोला था? जब कोई पार्टिकल, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, जब कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये एक्स और वाई एक्सिस हो गए, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन एंड सेंटर आर रेडियस के पाथ पे एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है? घूम रहा है ओमेगा से। बोलिए इसका किसी भी टाइम पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, यस और नो? बोलो पार्टिकल यहां है, यहां से यहां का डिस्टेंस एक्स, यहां से यहां का डिस्टेंस वाई। बोलो ये एक्स ये वाई, बोलो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? ये तो रेडियस के बराबर है। तो बोलो एक रिलेशन तो आ गया, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं कहता हूं लेट से दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा मान लिया मैंने, एंड द पार्टिकल, शुरू से बोल रहा हूं, ओमेगा इज, ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है पार्टिकल। मैं कहूंगा एट एनी गिवन टाइम टी पार्टिकल ने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे? थीटा एंगल सबटेंड किया है। कितना एंगल सबटेंड किया भाई? थीटा एंगल सबटेंड किया हुआ है। बोलो ये आर, तो ये कितना? ये कितना? यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया? आर कॉस थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया? आर। सही है। अच्छा मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ कवरिंग एंगल। बोलो भाई ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। अरे भाई थीटा बाई टी हो गया ना। बोलो टाइम को इधर भेज दो, क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो बोलिए यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली? ओमेगा टी। तो बोलो आर कॉस ओमेगा टी एंड आर साइन ओमेगा टी। सही है, क्लियर है बात? अच्छा अब मैं y की वैल्यू लिख रहा हूं, ये सही है। बोलो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, सेंटर उसका ओरिजिन है। ठीक है, सर्कल का सेंटर कहां है? ओरिजिन। बोलो y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का वेरिएशन कैसा होगा? साइनोसॉइडल होगा मैं कहूंगा। सही है। x कोऑर्डिनेट का वेरिएशन कैसा होगा? ये भी साइनोसॉइडल है भाई, cos ओमेगा टी की शेप भी तो सेम होती है ना, इसको भी साइनोसॉइडल बोल देते हैं। क्लियर हुई बात? कुछ समझ में आया? ठीक है। अच्छा पार्टिकल अगर यहां से रोटेट करना स्टार्ट करने की बजाय कहीं आगे से रोटेट करता, तो जिस एंगल से वो रोटेट करना शुरू करता उस एंगल को क्या बोलते हैं हम? इनिशियल फेज बोलते हैं। क्या? इनिशियल फेज बोलेंगे। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो जो पार्टिकल का इनिशियल फेज है वो बेसिकली क्या है? पार्टिकल ने जिस एंगल से रोटेट करना शुरू किया दैट इज इनिशियल फेज। ठीक है, समझ में आया? ओमेगा टी और थीटा में कोई घबराना नहीं है अब आपको। ठीक है ना? क्लियर है बात भाई? ठीक है, चलें आगे। एसएचएम का जब पार्ट पढ़ाया जाएगा 11th को तो रिवाइज भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेशल नोट, साइनोसॉइडल कर्व्स कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज y कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम कर्व ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी मैं यही बता रहा था है ना कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसा है? साइनोसॉइडल वेरिएशन शो कर रहा है। यस और नो? कैसा वेरिएशन शो कर रहा है भाई? साइनोसॉइडल। ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, पार्टिकल का जो एसएचएम होगा, ठीक है, या मैं कहूं मोशन होगा, वो कैसा होगा? साइनोसॉइडल। और उस साइनोसॉइड की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? ओमेगा। एंड व्हाट एक्चुअली इज ओमेगा? वो जो पार्टिकल
ओमेगा से रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, ठीक है। और साइनोसॉइडल वेरिएशन का जो ओमेगा आएगा दैट इज आल्सो ओमेगा, दे आर सेम थिंग, ठीक है। फॉर्मूले भी उनके सेम रहेंगे, कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf एंड दिस इज इक्वल टू 2π/t। द एंगल रोटेटेड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड फेज, ठीक है। टोटल थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और अगर इनिशियल एंगल को क्या है फाई, तो हम टोटल फेज को क्या लिखेंगे हमेशा ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर पार्टिकल का इनिशियल फेज 0 है तो पार्टिकल कहां से शुरू कर रहा है? यहां से शुरू कर रहा है। एट एनी टाइम टी वो यहां पहुंच गया होगा, उसने एंगल कुछ थीटा कवर कर लिया होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा। बोलो एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आर साइन थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी, तो बोलो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a साइन ओमेगा टी। व्हाट इज a यहाँ पे? रेडियस, तो r की जगह a आ गया है, कोई दिक्कत है? क्लियर है भाई? ठीक है। द y वर्सेस t कर्व इज एज शोन, ठीक है। बोलो y का और टाइम का रिलेशन देखिए आपको, ये कैसा है? साइनोसॉइडल। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, दिखेगा? सही है। अच्छा, अगर इनिशियल फेज फाई होता, क्या होता है इनिशियल फेज? फाई होता, तो आपको क्या दिखाई देता? देखिए पार्टिकल ने कहीं यहां से रोटेट करना शुरू किया है। बोलो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां है, t इक्वल टू t पे पार्टिकल यहां है, इसने यहां से यहां तक कुछ एंगल थीटा रोटेट किया होगा, ओमेगा t के बराबर की वैल्यू होगी, इनिशियल कितना होगा? फाई, ठीक है ना। तो बोलिए इनिशियल फेज फाई हो गया। बोलो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a साइन, बोलो y इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? ये पूरा एंगल, दिस इज थीटा प्लस फाई, थीटा इज ओमेगा टी, तो बोलो टोटल एंगल क्या हो गया? ओमेगा टी प्लस फाई, सही है ना। बोलिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो y टी कर्व कैसा बनेगा इसका? बोलो जब t इक्वल टू 0 है तो पार्टिकल का जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो बोलिए जब टाइम 0 होगा, ये टाइम है, यहां पे टाइम 0 होगा, जब टाइम 0 है तो बोलो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो बोलो यहां से कहीं ग्राफ शुरू होगा, है ना, और पीछे कुछ इधर की तरफ शुरू, सही है? क्लियर है भाई? बिल्कुल, आगे चले, रिपीट करना है कुछ यहां तक, ठीक है। फोकस के साथ बैठना, हाई एनर्जी स्टेट में रहा करो, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ए फेजर डायग्राम, रिलेशन बिटवीन फेज एंड एम्पलीट्यूड। फेजर डायग्राम क्या होता है? बेसिकली फेज और एम्पलीट्यूड में रिलेशन, ठीक है। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है? यहां से t इक्वल टू 0 पे कहां था? यहां था। और ये क्या कर रहा है? बेसिकली रोटेट कर रहा है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ? ओमेगा के साथ। तो मैं इसी ऐसा इमेजिन करो कि यहां से यहां तक एक डंडा बना हुआ है, ठीक है, एक एरो बना हुआ है, और ये एरो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी रोटेशन की भी कितनी है? ओमेगा, ठीक है। तो उसका जब मैं फोटो खींचूंगा t इक्वल टू 0 पे तो मुझे कैसा दिखाई देगा? कुछ ऐसा दिखाई देगा, सही है ना। अब मुझे बताओ, अगर कोई पार्टिकल है जिसका फेज है, फेज बोल रहा हूं ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। पार्टिकल नंबर 1 मैंने बोल दिया, पार्टिकल 1 फेज है इसका ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। एक पार्टिकल 2 है, उसका फेज है ओमेगा टी, और एक पार्टिकल नंबर 3 है, उसका फेज है ओमेगा टी माइनस फाइव, सही है। उसका इनिशियल फेज कितना हो गया? -5, इसका इनिशियल फेज 0, इसका इनिशियल फेज 5। अच्छा ये बताओ पार्टिकल नंबर 1 कहां रिप्रेजेंट किया जाएगा? यहां पे। पार्टिकल नंबर 2 कहां रिप्रेजेंट किया जाएगा? यहां पे एक्स एक्सिस वाले पे, सही है। और ओमेगा टी माइनस 5 कहां रिप्रेजेंट किया जाएगा? सही है। असल में ये तीनों रोटेट कर रहे हैं, ये तीनों रोटेट कर रहे हैं, कितने से? ओमेगा से। लेकिन इन तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा, है ना। इन पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 में कितना गैप होगा भाई? 5 का गैप होगा। 2 और 3 में कितना गैप होगा? 5, सही है। तो बेसिकली फेजर डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? घूमते हुए पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाला जो ऐसे डंडी मानी थी ना हमने, वेक्टर, या फिर कह सकते हो उनका जो पोजीशन वेक्टर है, उसका फोटो खींचते हैं। क्या बोला मैंने? देखो ध्यान से, ये जो पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है ना, जब ये रोटेट कर रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन से लेके इसकी पोजीशन तक ऐसे, है ना। मैंने इसका फोटो खींचा बस, और इतने ही ओमेगा से घूमने वाला एक और फेजर होगा जो कहीं यहां होगा,
जब इसका फोटो खींचेगा तब वो कहां होगा, यहां होगा, और एक तीसरा कहां होगा, यहां होगा। तो ये जो फोटो खींचा है इसमें इन तीनों के बीच का क्या दिख गया मेरे को, फेज डिफरेंस दिख गया। क्या दिख गया, फेज डिफरेंस। सही है, मुझे ये पता है कि ये फेजर में बने हुए हैं, मतलब इन तीनों का ओमेगा सेम है। सही है, एक फेजर डायग्राम बनाया ना, तो मतलब सबका ओमेगा क्या रहेगा, सेम। लेकिन उन दोनों, उन तीनों के या दोनों के बीच में जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, क्योंकि उनके घूमने के एंगल के बीच में डिफरेंस है। नहीं आई बात समझ में? तो फेजर डायग्राम क्लियर हो गया आपको? सही है। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने एक फेजर डायग्राम बना देता हूं ऐसा और ऐसा, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी नंबर 1 है और ये क्वांटिटी नंबर 2 है। बोलो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। इनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, ओमेगा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर मैंने इसको यहां की बजाय कुछ ऐसे बनाया होता, ये ऐसे और ये Q2 कहीं ऐसे बनाया होता मैंने, बोलो ये एंगल है लेट्स से 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। उनका घूमने का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, वो घूम रहे हैं, वो उनका वेरिएशन कैसा है, साइनोसॉइडल है, लेकिन फेज डिफरेंस कितना है, 45 डिग्री है। क्लियर है बात? अच्छा, आगे कौन चल रहा है, सेकंड आगे चल रहा है। ठीक है ना, कितना आगे है, 45 डिग्री। Q2 लीड्स Q1, क्या बोला मैंने, Q2 लीड्स Q1 बाय 45 डिग्री, या फिर मैं कहूं पाई बाय 4। यस और नो? इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं Q1 लैग्स Q2, Q1 लैग्स Q2 बाय पाई बाय 4। सही है, फेज डिफरेंस पता चल गया। क्लियर हो गई बात, फेजर में क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जितना ज्यादा बड़ा इसका लेंथ होगा उतना ही ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है ना, मान लीजिए दो फेजर बना दिए गए हैं, एक ऐसे बना दिया गया, एक ऐसे बना दिया गया, तो यहां से इसकी लेंथ देख के आप क्या बता सकते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड किसका बड़ा है किसका छोटा है, ये बता सकते हैं। सही है, और उनकी लेंथ का रेशो ही उनके एम्पलीट्यूड का रेशो होगा। सही है, क्लियर है भाई? बात ध्यान रहे, जो फेजर होते हैं ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, कैसे रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक से उल्टा चलेंगे। रिपीट करना है कुछ भी, पक्का? फेजर याद आ गए थोड़े थोड़े? Find out whether voltage is leading or lagging. Also draw a phasor diagram for both. ठीक है, ये वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आपको बताना है कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, और दोनों का आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम भी बनाना है। सही है। अच्छा, ये बताओ वोल्टेज का यहां पे वैल्यू कितना है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज इक्वल टू 0 है। सही है, ये टाइम कितना है, लेट्स से t/4 है ना, यहां से यहां तक t/2, यहां तक पूरा यहां तक t, बोलो ये पूरा t है ना, तो उसका आधा t/2, उसका आधा t/4, तो बोलो t/4 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, मतलब ये साइन वाला ग्राफ है और ये माइनस कॉस वाला ग्राफ। तो समझ में आया? बहुत बढ़िया। नहीं आया कोई बात नहीं, ये देखो इसकी वैल्यू 0 है, कब, t इक्वल टू, सही है, इसकी वैल्यू थोड़ी देर के बाद हुई ना 0, तो पहले 0 वैल्यू किसकी हुई और फिर करंट की। तो बोलो आगे कौन चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वोल्टेज लीड्स करंट, या फिर हम लिखेंगे करंट लैग्स वोल्टेज। ठीक है। अच्छा, कितने डिग्री का फर्क है, बोलो यहां से देखो, यहां से यहां तक कितना एंगल था, 2 पाई, बोलो यहां तक पाई, यहां तक पाई बाय 2, तो बोलो कितना एंगल का डिफरेंस है, या मैं कहूं कितना फेज डिफरेंस है, तो बोलो वोल्टेज इधर और करंट इधर। सही है, और ऑब्वियसली ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं, तो बोलो आगे कौन हुआ, वोल्टेज, और पीछे कौन हुआ, और फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री। रिपीट करना है कुछ, पक्का? ठीक है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको बताना है करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कॉस थीटा की। अच्छा, 5 इंटू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू -5,
अरे -5 है, ठीक है, -0 बोल दिया था, किसने बोला था पता नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, करंट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। दिस इज इक्वल टू करंट, आई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। बोलो a प्लस बी साइन थीटा बोल देता हूं इसको। बोलो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। ये जब 1 होगा तो ये पूरा b के बराबर होगा और ये पूरा a प्लस बी के बराबर होगा। तो बोलो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सही है, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी, सही है। अच्छा यहां पे a माइनस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलो इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1, इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तब कितनी होगी? -1। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी। तो यहाँ पे भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? a प्लस बी। यहां देखिए i इज इक्वल टू i1 साइन ओमेगा टी प्लस i2 कॉस ओमेगा टी। बोलो साइन और कॉस, साइन और कॉस कौन आगे चलता है? कॉस आगे चलता है। कैसे पता आपको? देखिए हम ग्राफ बनाते हैं, ये मेरा साइन का ग्राफ है, यस और नो? ये मेरा कॉस का ग्राफ होगा, यस और नो? बोलो इसकी वैल्यू 1 हो गई थी 0 पे और साइन वाले की वैल्यू हुई 1 90 डिग्री पे जाके। तो बोलो आगे कौन हुआ? कॉस आगे चल रहा है और साइन पीछे चल रहा है, ठीक है। अच्छा इनका फेजर डायग्राम बनाओ, इनका फेजर डायग्राम बनाए भाई। देखो इनका फेजर डायग्राम बनाते हैं। इधर कौन? साइन वाला, साइन वाला, ठीक है। कौन है ये? I1, ये I2 और ये आगे चल रहा है 90 डिग्री। बोलो क्या ये दो वेक्टर हैं? भाई दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर पहले वाला पार्टिकल, दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर दूसरे वाला पार्टिकल। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। रिजल्टेंट कहां आएगा? बिल्कुल बीच में। और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर यानी कि अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस, सही है। जो फेजर होते हैं आप उनको सिंपल वेक्टर्स की तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। दो वेक्टर हैं, दोनों ऐड होने वाले हैं, ठीक है। एक साइन वाला है, एक कॉस वाला है, तो दोनों को क्या करो? फेजर डायग्राम में बना दो और उनको वेक्टर की तरह ऐड कर दो, सही है। क्योंकि भाई फेजर होता क्या है? दिस इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल जो रोटेट कर रहे हैं दो, सही है ना। तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? जैसे पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करते हैं ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है भाई? चले आगे। मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी किससे रिलेटेड है? ये चार्ज से या हीट से? किससे रिलेटेड है भाई? चार्ज से रिलेटेड है। और आरएमएस किससे रिलेटेड होती है? हीट से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। मीन वैल्यू ऑफ एसी, व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ एसी? इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, ये डीसी की वो वैल्यू है which sends same amount of charge over half cycle with constant rate as sent by AC with variable rate। डेफिनेशन बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है AC, आधी साइकिल में इसने जो चार्ज भेजा है उसकी वैल्यू कितनी है? इसका एरिया के बराबर, यस और नो? अरे भाई इसके एरिया के बराबर ही तो है। ये क्या है? आईटी ग्राफ, आईटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? चार्ज फ्लोन। तो बोलो इसका एरिया विल गिव यू लेट्स से डेल्टा क्यू, सही है। बोलो टाइम कितना लगा यहां से यहां तक? 0 से T/2 तक, सही है। अच्छा बताओ 0 से T/2 टाइम में एग्जैक्टली इतना ही चार्ज भेजने वाला एक डीसी वैल्यू होगा। डीसी की ये जो वैल्यू है इसको क्या कहते हैं? मीन वैल्यू ऑफ एसी, सही है। अब ये कांस्टेंट रेट और वेरिएबल रेट की क्या बात है? देखो इसने चार्ज भेजा था 0 से T/2 टाइम में, मतलब आधी साइकिल में, वेरिएबल रेट से। इसने कैसे भेजा है? कांस्टेंट रेट से। तो एसी ने आधी साइकिल में वेरिएबल रेट से जितना चार्ज भेजा था उतना ही चार्ज डीसी की जिस वैल्यू ने भेजा है आधी साइकिल में या उतने ही टाइम में इज कॉल्ड मीन वैल्यू ऑफ एसी, सही है। डीसी की वो वैल्यू जो क्या करती है? उतना ही चार्ज भेजती है आधी साइकिल में कांस्टेंट रेट के साथ जितना एसी ने भेजा था वेरिएबल रेट के साथ, सही है। व्हाट इज द करेक्टिंग पॉइंट? चार्ज फ्लोन सेम होना चाहिए। बोलो इसका एरिया कैसे निकालूंगा? बोलो यहां पे वैल्यू कितनी है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे करंट की वैल्यू क्या है? आई मीन लिख देते हैं इसको,
आई मीन डीसी कुछ भी लिख सकते हैं, आई डीसी, आई मीन कुछ भी, आई एम लिख सकते हैं, ठीक है। बोलो इसका ये वाला एरिया कितना है, डेल्टा क्यू के बराबर है। एरिया कैसे लिखते हैं बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, आई कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ कितना होने वाला है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। टाइम, टाइम है ना वेरिएबल, लिमिट किसकी लगेगी, टाइम की, कहां से कहां तक, 0 से t/2 तक, सही है। यहां पे बोलो इसका एरिया क्या आने वाला है, इंटीग्रल आई डी टी, और आई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। बोलो आई की वैल्यू कितनी है, आई मीन डीसी लिख दे इसको, और dt बोलो ये बाहर, सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा वैल्यू 0 से t/2, क्योंकि इतने टाइम में भेजना है इसको भी, सही है। रिपीट करो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक चीज समझ में आई ना, ये ग्राफ दोबारा एक्सप्लेन करूं, ठीक। ठीक है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पता है अपने को। I क्या होता है, dq बाई dt, dt इधर भेज दो, क्या आएगा, dq इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dq का इंटीग्रेशन, q यहां पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, कितने टाइम में निकालना है, 0 से t/2, तो लिमिट आ गई 0 से t/2, आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया। बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि बोलो जैसे सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ पे साइन 2x होता तो यहाँ क्या होता, cos 2x डिवाइड बाय 2, यस और नो। बोलिए जब साइन ओमेगा टी को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय टी का कोएफिशिएंट कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड हो गया, सही है। तो बोलिए आई नॉट इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, लिमिट 0 से t/2। अब लिमिट रख देंगे, एक बार t की जगह t/2 और एक बार t की जगह 0, तो बोलिए क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा t/2 आएगा ना, माइनस कॉस 0 बाय ओमेगा, सही है। तो बोलिए माइनस कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0, ठीक है। और वो जो नीचे ओमेगा था उसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये देखो, ये जो t है और ये जो ओमेगा है, इसमें क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू, सही है। तो ओमेगा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2π/t, और मल्टीप्लाई में क्या है, t/2, तो t/2 से हो गया, कितना आ गया बोलो, पाई आ गया। तो बोलो यहां क्या बन गया, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, +1। यहां क्या है, माइनस कॉस पाई क्या होता है, -1 बाहर -1 कितना हो गया, +1, तो 1 + 1 कितना हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 2i0/ओमेगा। सही है भाई, चार्ज की वैल्यू पता चल गई, कितना आया भाई, 2i0/ओमेगा, सही है। ओमेगा को मैं क्या रख सकता हूं, 2π/t, तो 2π/t, टी को ऊपर भेज दिया मैंने, सही है। कितना आया भाई, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज सेंट बाय एसी इन हाफ साइकिल। व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज सेंट बाय एसी इन हाफ साइकिल, QAC इज इक्वल टू I0t/π, सही है। चार्ज सेंट बाय एसी इन हाफ साइकिल। अच्छा अब बताओ, चार्ज सेंट बाय डीसी इन हाफ साइकिल मतलब कितना टाइम, t/2 टाइम में कितना चार्ज भेजा हुआ है वो निकाल लेते हैं। कितना आएगा देखते हैं, देखो dq/dt इज इक्वल टू IDC, भाई करंट की वैल्यू है ना, कांस्टेंट है, तो बोलो dq/dt इज इक्वल टू IDC या I मीन DC को कर लेते हैं, dt इधर मल्टीप्लाई करो, dq का इंटीग्रेशन q, यहां क्या आएगा, IDC